हेलो एवरीवन, मार्क्स बूस्टर सीरीज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉप 50 ईडियम्स किए थे। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं क्लियर किए देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें करने वाला हूं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिनमें फ्रेजल वर्ब्स का यूज है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वोकैब बेस्ड है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितनी ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चंस के कवर कर पाऊँ इस वीडियो में, मैं उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करूँ। अब आपका काम यह है कि आप सबसे पहले कॉपी निकालेंगे। कॉपी निकालने के बाद 1 to 35 मार्क करेंगे और एक एक करके मेरे साथ साथ अपना आंसर मार्क करते जाएंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताएंगे कि 35 में से आपने कितने करेक्ट किए। अगर आप 30 प्लस रहते हो इस वीडियो के एंड पे तो समझ जाना आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, The frog adopts itself to live both in water and on land. अंडरलाइन पोर्शन है frog adopts itself. ठीक है, आपसे पूछा गया कि अगर ये गलत है तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। frog adapts itself, frog alters itself, no substitution या frog adapts itself। देखो बेसिकली ये होमोनिम का सवाल है, वोकैब का सवाल है। 3 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट। तीनों के बीच का अंतर समझो। अडॉप्ट एक वर्ब का फॉर्म है, अडेप्ट एक एडजेक्टिव का फॉर्म है और अडेप्ट एक वर्ब का फॉर्म है। एडीओपीटी अडॉप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को गोद लेना, एक्सेप्ट करना, इम्ब्रेस करना। ठीक है, जैसे ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है कि उसने बच्चे को गोद लिया है, उसने बच्चे को अडॉप्ट किया है। अडॉप्शन के पेपर्स साइन नहीं हुए, तो अडॉप्ट टर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को गोद लेना। अब समझो यहाँ पे क्या लिखा था कि फ्रॉग जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है पानी और जमीन दोनों पर रहने के लिए। तो क्या फ्रॉग अपने आप को गोद ले लेता है, ये सेंस बनेगा? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब नो सब्स्टिट्यूशन गलत है। यहां पे भी लिखा था अडॉप्ट और कहीं था और कहीं नहीं था। ठीक है, तो नो सब्स्टिट्यूशन हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लिखा है अगला वर्ड अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्किलफुल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में टैलेंटेड हो उसको अडेप्ट कहा जाता है, जिसे हम स्किलफुल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये एडजेक्टिव है, राइट। अगर आप देखोगे सेंटेंस को तो क्या लिखा था, द फ्रॉग। फ्रॉग क्या था? सब्जेक्ट। अडॉप्ट्स क्या था? वर्ब। और इटसेल्फ क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट जो बोल लो। ऐसे केस में हमें जो ये मिडिल वाला वर्ड चाहिए, इसका वर्ब होना जरूरी है। क्या हम यहां पे अडेप्ट फिट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमने अडेप्ट फिट किया इसका मतलब स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अपनी नई इंग्लिश बना रहे हैं हम, इसका मतलब अडेप्ट भी नहीं हो सकता, हटा दिया। अगला वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के अनुसार आपका ढल जाना, उसे अडेप्ट कहते हैं। हम लोग फोन का अडेप्टर यूज करते हैं ना, क्या होता है, डीसी को एसी, एसी को डीसी करंट, वो चेंज करता है। इसका मतलब वो अडेप्ट करता है। अडेप्ट का मतलब होता है जो स्थिति है आप उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले रहे हो, अपने आप को ढाल ले रहे हो, उसे अडेप्ट कहा जाता है। अगर हम सेंटेंस का कंटेक्स्ट देखें तो यहां पे सेंस यही था कि फ्रॉग जो है वो अपने आप को ढाल लेता है इस तरीके से कि वो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे। इसका मतलब यहां पे अडेप्ट का सेंस बिल्कुल बन रहा है। एक और ऑप्शन था, फ्रॉग ऑल्टर्स इटसेल्फ। देखो ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज का साइज छोटा या बड़ा होना। क्या फ्रॉग छोटा या बड़ा हो जाता है जमीन और पानी देखकर? नहीं, सेंस नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहां पे जब ऑल्टर लिखा है तो यहां भी एक होमोनिम आता है बार बार, वो भी मैं यहां बता देता हूं। ऑल्टर का मतलब होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज, किसी चीज का साइज छोटा या बड़ा होना। एक ऑल्टर होता है ALTAR, इसका मतलब होता है पूजा का स्थान। आप जब किसी मंदिर या चर्च में जाते हो और आपको दिखता है कि एक वो जगह है जहां पे लोग माथा टेकते हैं, जहां पे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो दीपक रखा जाता है या फूल रखे जाते हैं, उस मेज को ऑल्टर कहते हैं। ठीक है, जो ALTAR होता है। ALTER ये वर्ब है, ये नाउन है। ALTER ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज का साइज छोटा या बड़ा करना। ठीक है, इससे भी कई बार सवाल पूछते हैं, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी, अडेप्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, अब जो बातें मैंने बोली, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो नोट नहीं करते, ठीक है, जो सोफे पे आराम से लेट के देखते हैं, हालांकि ऐसा देखना रिकमेंडेड नहीं है, पर अगर आप ऐसे देख रहे हो तो मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड लगा दिया है। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब जो मैंने बताया, अपनाना। अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, और अडेप्ट का मतलब होता है, सॉरी, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना और अडेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्किलफुल है, जो एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे कहा था। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर।
लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहैंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से इनहैंस कर सकता है। आई लिखा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल। अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में कम्युनिकेशन यहां का सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, क्या है वो स्किल है। ठीक है, आगे एक रिलेटिव क्लॉज आ रहा है, क्या लिखा है कि दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहैंस। अब अगर हम बात को समझें, दैट क्या है यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कैन क्या है भाई साहब, मॉडल है। सिग्निफिकेंट क्या है, एडजेक्टिव है। बार बार कहता हूं, मेरे बोलने पे मत जाना, आप इसको यूज करके देख लो किसी फ्रेज में। मैं कह रहा हूं कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आए, है ना। रिजल्ट्स का मतलब क्या है, ये नाउन है। कैसे रिजल्ट्स आए, बेहतरीन रिजल्ट्स आए, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आए। इसका मतलब ये अगर रिजल्ट के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। इनहैंस मतलब होता है बेहतर करना, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, हमने यहां पे वर्ड को अलग अलग कर लिया ताकि हम सेंटेंस को इजीली समझ पाए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल हो सकता है। अगर हम नॉन लिविंग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहां पे जैसे स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट भी सही है और विच भी सही है। इसका मतलब हमें यहां से तो ऑप्शन नहीं कटेगा, क्योंकि विच 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 तीन में लिखा है, एक में दैट था। यहां से तो ऑप्शन नहीं काट सकते। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कैन सिग्निफिकेंट इनहैंस। अच्छा, कैन क्या है भैया, एक मॉडल है। क्या आपने ये रूल पढ़ा है कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है? मैंने ही कितनी बार आपको पढ़ाया है कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है। अच्छा, यहां का मेन वर्ब क्या था, एनहांस। इसका मतलब किसी भी हालत में अगर हम कैन को रिप्लेस जब तक नहीं करेंगे, यहां इनहैंस का इनहैंस ही रहेगा। बात समझ पा रहे हो? आज ऑप्शन पे कैन के बाद इनहैंस्ड लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैं ये बता रहा हूं ऑप्शन कैसे काटा जाता है एग्जाम में, गलत है। नो इंप्रूवमेंट हम चेक करेंगे। आगे कैन लिखा है और उसके साथ इनहैंसिंग लिखा है, वर्ब का चौथा फॉर्म, जबकि यहां तो बेस फॉर्म होता है, नहीं हो सकता आंसर। अब ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, विच कैन या तो नो इंप्रूवमेंट करे या तो विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहैंस। नाउ ये हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां लिखा है विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहैंस, यहां लिखा है दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहैंस। ये वाला गलत है क्या, एक बार जरा चेक करो तो। ये एडजेक्टिव था, अभी मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था कि एडजेक्टिव किसके लिए आता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन के लिए। इसका मतलब जरूर ये यहां पे जो प्रोनाउन है दैट या उसका एंटीसीडेंट है स्किल, ये स्किल के लिए आना चाहिए। क्या हम ये कहना चाह रहे थे कि स्किल बहुत सिग्निफिकेंट है? नहीं, हम इसके इनहैंस होने के तरीके को डिफाइन करना चाह रहे थे कि कैसे इनहैंस हुआ, सिग्निफिकेंटली इनहैंस हुआ। अगर मैं कह रहा हूं कि बेहतर हुआ तो कितना बेहतर हुआ, तो भैया बहुत बेहतरीन हो गया। इसका मतलब यह है कि इस इनहैंस होने की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम यहां पे सिग्निफिकेंट वर्ड को यूज करना चाह रहे थे। तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूं कि हम एक वर्ब को क्वालिफाई करना चाह रहे थे? अगर हम एक वर्ब को क्वालिफाई करना चाह रहे थे, फिर ये काम तो एक एडवर्ब कर सकता है, एडजेक्टिव के तो बस का नहीं है ये। एडवर्ब बना सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। एलवाई रूल मैंने आपको पढ़ाया है। एलवाई रूल मैंने क्या पढ़ाया था कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे, किसी भी नहीं पर मैक्सिमम एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा के हम उसको एडवर्ब बना सकते हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट के आगे एलवाई लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें ये स्किल के लिए आया हुआ है, जो हमारे सेंटेंस का कंटेक्स्ट बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट आंसर नहीं हो सकता, जो लिखा है वो गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दो बातें। पहला ये कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी बता सकता था कि यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा, ये आंसर है। उसमें मुझे 30 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। मेरा वो मकसद नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक उठा लो, खुद से ट्राई करो, पीछे सोल्यूशन देख लो, फिर वीडियो देखने का क्या मतलब रहा। वीडियो जब, खास करके जब मेरे चैनल पे आप वीडियो देखने आते हो, तो आप ये माइंड मेकअप करके आना कि जितनी डिटेल में हो सकती है बातें, मैं उतने डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं ये समझाऊं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया। मेरा पर्पस ये है कि यहां से मैं आपको 2-3 चीजें समझा दूं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया कि नॉन लिविंग के लिए दैट और विच दोनों आते हैं, रूल नंबर 1 रिवाइज हुआ। कैन एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है, रूल नंबर 2 रिवाइज हुआ। सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंटली आएगा, रूल नंबर 3 रिवाइज हुआ। तो एक क्वेश्चन के थ्रू 4-5 रूल्स रिवाइज हो जाए, मेरा यही पर्पस होता है वीडियोस बनाने का। तो वीडियोस नो डाउट लंबे होंगे, और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि 2x स्पीड पे वीडियोस देखना, ठीक है, ताकि कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर पाओ, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हो, आपके लिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, एक एक चीज नोट करते जाओ, एक एक चीज समझते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है शी इज मैरिड विथ अ रिच बिजनेसमैन एंड हैज इनफ मनी
टू स्प्लर्ज ऑन लग्जरीज। लिखा है कि उसने एक रिच बिजनेसमैन से शादी की है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी लग्जरीज पे पैसे खर्च कर सकती है। तो लिखा है कि शी इज मैरिड विद अ रिच बिजनेसमैन। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है कि उसने किसी से, उसकी शादी एक रिच बिजनेसमैन से हुई है। शी इज मैरिड बोल रहा है, शी मैरिड नहीं बोल रहा है। उसने शादी की नहीं, उसकी शादी हुई है, यहां पे ये सेंस बन रहा है। मैरी वर्ड के साथ जो रूल आता है प्रीपोजिशन का, वो मैंने शायद पहले एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन किए देता हूं। पहला ये कि मैरी का इस्तेमाल एक्टिव और पैसिव में जब होता है तो ये दोनों दो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, पहली बात, जब आप मैरी का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस के साथ करते हो, इट टेक्स नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं होता इसके साथ। ठीक है, हैंडराइटिंग नहीं बैठ रही यार, रुक जाओ। तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूंगा कि रजत मैरिड शालिनी। यहां पे ना मैरिड टू होगा, ना मैरिड विथ होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ये रूल नंबर 1 है इसका। रूल नंबर 2 यहां लिख रहा हूं, अगर आपने पैसिव में यूज कर लिया सेंटेंस को तो उसके साथ यूज प्रीपोजिशन टू। इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? टू, बशर्ते सेंटेंस पैसिव में लिखा हो, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में लिखा था। इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव करूं तो क्या हो जाएगा? शालिनी वॉज मैरिड टू रजत, नॉट विथ रजत। क्या इस्तेमाल होगा? टू रजत। तीसरा, कभी कभी आप गेट के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हो, इसका मीनिंग वही रहता है पैसिव वाला। तो गेट अगर आप यूज करोगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है गेट मैरिड टू। क्या होता है? गेट मैरिड टू। तो यहां पे हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। पहला, एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो टू प्रीपोजिशन आएगा। गेट के साथ यूज करेंगे तो टू प्रीपोजिशन आएगा। आ जाइए सवाल पे। लिखा था शी इज मैरिड विथ अ रिच बिजनेसमैन। सबसे पहले मैरी के बाद विथ लगता ही नहीं है। बोलचाल की भाषा में हमने इतनी बार इसे बोल दिया कि अब ऐसे से एरर बनाने लगी। इसका मतलब विथ नहीं लगता, अभी मैंने बताया आपको। विथ वाले ऑप्शन काट देते हैं, विथ कट गया, विथ कट गया, नो इंप्रूवमेंट में विथ था, कट गया। यहाँ मैरिड के बाद टू लगा हुआ है, सेंटेंस पैसिव में था, मैंने पहले बोला पैसिव में टू लगता है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। लिखा है द पोल्यूशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल। पोल्यूशन लेवल जो है, ये जो ऑट है ना, इसका मतलब होता है शुड। ऑट आउट जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो। तो क्या होगा? द पोल्यूशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पोल्यूशन लेवल जो है उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ना, ये जो पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है, ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सीजीएल के लिए भी है, ये सीएचएसएल के लिए भी है, ये सीपीओ के लिए भी है, ये एमटीएस के लिए भी है, ये सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी है, और खास करके ये स्टेनोग्राफर के लिए भी है। ठीक है, मैं खास करके इसलिए बोल रहा हूं कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर आपको समझना पड़ेगा। ये स्टेनोग्राफर के लिए जो भी इस एग्जाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हो या जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो, सबसे ज्यादा बेचैन यही रहते हैं। पता नहीं, मतलब एक बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात होती है। कभी कभी मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि शायद बचपन में बहुत सारे लोगों के सर पे एक साथ चोट लगी थी। मुझे सच में ऐसा फील होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैंने पोस्ट डाले थे यूट्यूब पर, अपने टेलीग्राम पे, खास करके पिंड कमेंट तक में लिखा था कि ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए। अब फिर भी आप देखना, भर भर के कमेंट है कि सर स्टेनोग्राफर के लिए कुछ डाल दो, स्टेनोग्राफर के लिए कुछ डाल दो। स्टेनोग्राफर का एग्जाम एसएससी नहीं करा रही। कौन से गवर्नमेंट के अंदर एग्जाम दे रहे हो? पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर एग्जाम दे रहे हो कि चाइना गवर्नमेंट के अंदर एग्जाम दे रहे हो? जब तक इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हो तब तक स्टेनोग्राफर का पेपर तो एसएससी करा रही है ना। तो जब मैं कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, तो क्या उसमें स्टेनोग्राफर कवर नहीं होता? पता नहीं कौन सी बेचैनी की गोली खा के सुबह सुबह मतलब वीडियोस देखते हैं लोग। बार बार कमेंट किए जा रहे हैं स्टेनोग्राफर के लिए कुछ डाल दो, स्टेनोग्राफर के लिए कुछ डाल दो। अरे भैया, ये सारे एसएससी एग्जाम के लिए। जब मैं कह रहा हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्या ये स्टेनोग्राफर में नहीं आया होगा? या कौन सा रूल अभी तक मैंने ऐसा पढ़ाया है जो स्टेनोग्राफर के लिए रिलेवेंट नहीं है? क्या अडॉप्ट अडेप्ट अडेप्ट का क्वेश्चन कभी स्टेनोग्राफर में नहीं पूछा या कभी नहीं पूछेगा? क्या बेवकूफी है। अभी पूरा वीडियो देखना नहीं है, चीजों को समझना नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पे जिंदगी जी रहे हैं,
और फालतू में हम लोगों का एकदम कान चबा जाते हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, जितने टीचर हैं ये इंग्लिश के, हम जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, कम्युनिटी में जब हमारी बात होती है ना, सारे स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट से परेशान है। पता नहीं मतलब बेसिक कॉमन सेंस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो भैया कैसे एग्जाम क्रैक करोगे फिर। मैं डांट नहीं रहा, पर आपको ये समझना पड़ेगा, आप एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो आपको बहुत सारा रेपुटेशन देने वाली है, तो आपको उसका वर्दी बनना पड़ेगा। ये आधे कॉमन सेंस को लेके, उससे भी आधे अवेयरनेस को लेके गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाएगा तो जिंदगी भर बेइज्जती झेलोगे। चीजों को सुनना समझना, यही तो इंसान की खासियत है ना, वरना हम तो जानवर पैदा होते। तो सुनो समझो बात को, बच्चों की तरह क्यों करते हो। ये हर एग्जाम के लिए है जो एसएससी में होने वाला है 2025 में, ठीक है। ये एनडीए का पेपर नहीं है, ये सीडीएस का पेपर नहीं है, मैं एसएससी ही डिस्कस कर रहा हूं। और ये इनके लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो सबका सब, हर बच्चा ये वीडियो देख सकता है, इनमें से किसी भी एग्जाम में कोई बैठने वाला है। मैं ये एक बार समझा रहा हूं, अपना टाइम खराब कर रहा हूं। आपको ही पता है कि 1 घंटे के वीडियो में मैं 59 मिनट 59 सेकंड पढ़ाता हूं। बेकार की बातें करना मेरा शौक नहीं है। ये सब चीजें करोगे तो बार बार यार टोकना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, मैं खुद को अच्छा नहीं लगता। हर वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दे रहा हूं, पूरा का पूरा जो सीरीज है वो एसएससी के हर एग्जाम के लिए। दोबारा कमेंट मत करना, ब्लॉक मार दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन समझो। लिखा है द पोल्यूशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल। ऑट टू का मतलब, अब आप सेंस समझो कि शुड के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन को रीराइट कर रहा हूं, जरा मुझे बताना मैं जो लिख रहा हूं वो सही है या नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, रीराइट कर रहा हूं मैं, द पोल्यूशन लेवल शुड, ऑट टू को रिप्लेस किया है मैंने शुड के साथ, तो मैं लिख रहा हूं शुड कीप अंडर कंट्रोल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो शुड कीप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि बी प्लस V3 कहीं है नहीं। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार मीनिंग से भी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ का, पोल्यूशन लेवल यहाँ का सब्जेक्ट है ना। कीप मतलब होता है रखना, अंडर कंट्रोल कंट्रोल के अंदर रखना। अब आप एक मुझे बात बताओ कि पोल्यूशन लेवल किसी को कंट्रोल के अंदर रखेगा या पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल के अंदर रखा जाएगा। पोल्यूशन लेवल किसी को कंट्रोल में रखेगा या पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रखा जाएगा। ऑब्वियसली पोल्यूशन लेवल कोई इंसान नहीं है कि वो किसी को कंट्रोल में रखेगा। इसका मतलब पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रखने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर है। अगर ये एक्शन का रिसीवर है, इसका मतलब क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर सही है, नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से शुड को और टू से रिप्लेस कर दे रहा हूं, ठीक है। अब बताओ क्या ये स्ट्रक्चर सही है, नहीं। स्ट्रक्चर है एक्टिव का, मीनिंग है पैसिव का, इसका मतलब ये सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है क्योंकि इसमें एरर है, हमें इसको पैसिव करना पड़ेगा। अब आओ समझते हैं इसको पैसिव कैसे कर सकते हैं। एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसका पैसिव बताना। मैं कह रहा हूं कि ही इज टू कलेक्ट हिज चेक, ठीक है। कि ही इज टू कलेक्ट हिज चेक मतलब उसे अपना चेक कलेक्ट करना है या करने वाला है। कैसे पैसिव बनाते हैं, हिज चेक इज टू बी कलेक्टेड बाय हिम। क्या लिखा है, हिज चेक इज टू बी कलेक्टेड बाय हिम। यहां लिखा है ही इज टू कलेक्ट, ठीक है। विच मीन्स क्या है यहां पे 2 + V1। जब आप इसको पैसिव करते हो तो क्या बनता है, टू बी कलेक्टेड क्या हो जाता है 2 + B + V3। इसका मतलब अगर हम पैसिव की बात करें तो 2 + V1 चेंज होता है 2 + B + V3 में। अब दो बातें हुई यहां पे, पहला ये कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस एक्टिव में नहीं होना चाहिए, पैसिव में होना चाहिए। दूसरा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो देखो मॉडल तो मॉडल है, इसका मतलब इसका तो पैसिव नहीं कर सकते, और तो और ही रहेगा। लेकिन ये जो टू कीप है, जो 2 + V1 है, इसको तो चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, 2 + B + V3 में। तो क्या हो जाएगा, ऑट टू बी केप्ट। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों बातों को कनेक्ट कर पाए क्या, आ जाओ। लिखा है ऑट टू बी कीपिंग, बी के बाद V3 होना चाहिए। ऑट टू बी केप्ट, ऑट टू हैव केप्ट, हैव के बाद
बिन होना चाहिए तब ये पैसिव बनेगा, हैव बिन केप्ट, जो कि था नहीं। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या ये बात समझ पाए? दो चीजें मैंने सिखाई यहाँ पे आपको। पहला ये कि ये सेंटेंस एक्टिव में क्यों हो, पैसिव में क्यों होगा, एक्टिव में क्यों नहीं होगा। दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। आज क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लिखा है कि शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड बट ही स्टैब्ड हर इन द नेक व्हेन ही यूजर्प्ड हर इनहेरिटेंस। यूजर्प का मतलब होता है हड़प लेना, ठीक है। तो क्या लिखा है कि वो अपने पति पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन उसने उसके गले पर, नेक मतलब गला, स्टैब मतलब चाकू मारना, उसने उसके गले पर चाकू मारा जब उसने उसका इनहेरिटेंस मतलब जो प्रॉपर्टी उसको अपने पेरेंट्स से मिली थी वो हड़प लिया। गले पे चाकू मारा तब तो मर्डर हो गया, लेकिन यहां तो लिखा है कि उसने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली। इसका मतलब ये जो लिटरल सेंस निकल रहा है स्टैब्ड हर इन द नेक मर्डर वाला, ये सेंटेंस गलत है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ ऑप्शन में क्या लिखा है, स्नैप्ड, स्टैब्ड, स्टैब्ड, स्टैब्ड। सबसे पहले स्नैप्ड का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से टूट जाना, मतलब ऐसे तड़ाक वाली आवाज के साथ ना टूट जाना, या फिर कोई काम को करना डन क्विकली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कोई काम करना, उसको स्नैप्ड कहा जाता है, ठीक है। तो उसने उसके गर्दन में बिना सोचे समझे काम किया, कोई सेंस नहीं। उसने उसका गर्दन तोड़ दिया, कोई सेंस नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। स्टैब्ड हर इन द बैक, उसके पीठ पे खंजर भोंका, ये एक इडियम है ना, जिसका मतलब होता है धोखा देना, टू डिसीव, है ना, टू चीट, ये होता है ना। जब उसने उसके जो भी इनहेरिटेंस था वो जब उससे रख लिया, हड़प लिया उससे, इसका मतलब उसने उसके पीठ पे खंजर भोंका, उसको धोखा दिया। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए कि नहीं? अब देखो स्टैब्ड हर विद अ फोक, एक फोक से जान ले ली, प्रॉपर्टी वाली बात से तो ये कंटेक्स्ट नहीं जा रहा। स्टैब्ड हर प्रोस्पेक्ट, उसके प्रोस्पेक्ट को में चाकू मार दिया, प्रोस्पेक्ट पे चाकू कैसे मारेगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नैना इज लीविंग एंड आई एम थिंक टू अप्लाई फॉर हर जॉब। लिखा है कि नैना जा रही है, नैना इज लीविंग एंड आई एम थिंक। देखो एक बात समझना कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से किसी भी चीज को यूज कर लेते हो तो इसके साथ कभी भी V1 या V2 या V5 का इस्तेमाल नहीं होता। हम कभी नहीं कह सकते ये कि आई एम टीच। क्यों? क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और मतलब हो जाएगा मैं ही पढ़ाता हूं, मतलब ये जो पढ़ाने का काम है वो मैं ही हूं, कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर आप किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो फिर यहां पे आप V1 V2 नहीं यूज कर सकते, या तो आप यूज करोगे V3 या तो आप यूज करोगे V4। V3 यूज करोगे तो सेंटेंस बनेगा पैसिव, V4 यूज करोगे तो सेंटेंस बनेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पर अगर आपने इज, एम, आर, वॉज, वर यूज कर लिया तो उसके बाद या तो V3 होगा या तो V4 होगा, अगर आप किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। अब यहां क्या लिखा था कि नैना इज लिविंग, नैना जा रही है, एंड आई एम थिंक, तो एम के साथ तो थिंक नहीं हो सकता, ये तो गलत है, राइट। इसका मतलब एरर तो है, देखो कहीं नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, आई एम थिंकिंग। अब एक चीज एक दिमाग में तुरंत थॉट आता है कि थिंक का थिंकिंग नहीं होता। देखो नहीं होता, ये बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर मैंने दो सिचुएशंस बताए हैं पहले भी। पहला ये कि जब कोई एक्शन को डिनोट करे, यहां पे थिंक मतलब आपका ओपिनियन क्या है किसी के लिए वो बात नहीं हो रही, आप जेन्युइनली बैठ के सोच रहे हो उस बारे में, तो ये एक तो ये एक्शन की बात कर रहा है। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, चारों में थिंकिंग है, हमें तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, तो उसके पीछे दिमाग लगा के फायदा भी नहीं कि थिंक का थिंकिंग होता है कि नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक्शन का था तो थिंकिंग हो सकता है। अब जो क्या लिखा है कि थिंकिंग अबाउट अप्लाई। अबाउट क्या है भैया? अबाउट एक प्रीपोजिशन है। क्या आपको मैंने नहीं पढ़ाया है 20 बार कि एक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। इन केस आपको कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिले, उसकी जगह कोई वर्ब मिल जाए तो उसके आगे आईएनजी लगा के उसे जेरेंड बनाना पड़ेगा जो कि एक नाउन का काम करेगा। इसका मतलब यह है प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी वाला वर्ड होगा अगर वर्ब आया तो। यहां लिखा है अबाउट अप्लाई, अप्लाई नहीं होना चाहिए था, अप्लाइंग होना चाहिए था। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अबाउट एक प्रीपोजिशन है। आ जाइए आगे, थिंकिंग ऑन अप्लाइंग, थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग, थिंकिंग इन अप्लाइंग, ठीक है। अब आ जाओ, थिंकिंग ऑन अप्लाइंग हो सकता है क्या? नैना इज लिविंग एंड आई एम थिंकिंग ऑन अप्लाइंग, मैं अप्लाई पर सोच रहा हूं, नहीं, सेंस नहीं। आई एम थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग, मैं इस बारे में सोच रही हूं या सोच रहा हूं कि मैं अप्लाई करूं, हो सकता है। थिंकिंग इन अप्लाइंग, इन अप्लाइंग मतलब मैं अप्लाइंग जो है उसमें सोच रहा हूं, कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब एक लाइन में अगर नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लो, थिंक अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में सोचने के लिए अबाउट फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होता है? थिंक अबाउट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा पीयर प्रेशर
इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। पीयर प्रेशर, पीयर दोस्त को कहता है, ठीक है। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, दोस्त कोई काम कर रहे हैं, आप प्रेशर में हो कि आपको भी वो काम करना है, इसको पीयर प्रेशर कहा जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि पीयर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। देखो एसएससी ये मान के चलती है कि इफेक्ट एक नाउन है। मैं एसएससी मान के चलती है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इफेक्ट एक्चुअली इंग्लिश में वर्ब भी होता है कभी कभी, पर मुझे शायद ही कभी कोई सवाल मिला है जिसमें एसएससी ने इसको वर्ब माना है। एसएससी हमेशा मान के चलती है कि नाउन है, तो हम भी ये मान के चलेंगे कि ये नाउन है। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है एक नाउन जिसका मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है वर्ब जिसका मीनिंग होता है प्रभाव डालना। तो क्या लिखा था, पीयर प्रेशर एक ऐसा पीयर प्रेशर जो है ये बाउंड है टू इफेक्ट, टू के बाद हमेशा V1 होता है, ये हमने पढ़ा है, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। V1 के लिए इसका वर्ब होना जरूरी है, वर्ब होने का मतलब यहां पे अफेक्ट होना जरूरी है। तो क्या लिखा है कि पीयर प्रेशर इज इफेक्ट इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। इफेक्ट तो नहीं होगा, अच्छा कहीं नो इंप्रूवमेंट दिया नहीं था। अब आ जाओ, 4 ऑप्शन दिए, लिखा है कि इन्वोक मोस्ट ऑफ अस। इन्वोक का मतलब क्या होता है, इन्वोक का मतलब होता है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर थिंग फॉर हेल्प। मदद के लिए आप जब किसी को याद करते हैं उसको इन्वोक कहा जाता है। क्या यहाँ पे मदद के लिए याद करने की बात की गई थी, आह्वान करने की बात की गई थी? नहीं। क्या बोला जाता, पीयर प्रेशर जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली हमें अफेक्ट करता है। कहां भगवान को याद करने की बात हो गई। टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस हो सकता है, टू इंपीड मोस्ट ऑफ अस, ये आपने पढ़ा होगा। इंपीड का मतलब होता है किसी का रास्ता रोकना, हाइंडर करना किसी को, ठीक है। तो यहां पे हाइंडर करने की तो बात की नहीं गई थी, किसी के रास्ता रोकने की तो बात नहीं की गई थी। ये बोला गया था कि पीयर प्रेशर जो है वो रास्ता रोकेगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ना, गलत सेंस है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को जल्दीबाजी करना, तो पीयर प्रेशर जो है वो जल्दीबाजी करता है हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली, कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी होमोनिम का सवाल था जिसमें इफेक्ट और अफेक्ट के बीच में आपको डिफरेंस समझना था। क्वेश्चन नंबर 8, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इनहैंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। लिखा है कि जो डेवलपमेंट है स्किल्स का, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है किसमें, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। इन इनहैंस, देखो फिर से, इन इनहैंस, इन क्या है, प्रेपोजिशन, इनहैंस क्या है, V1। बोलो गलत होगा कि नहीं होगा। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जेरेंड होगा। इसका मतलब यहां पे इनहैंसिंग होता तो हम सोचते भी, इनहैंस तो नहीं हो सकता। आइए, अबाउट इनहैंसिंग, अबाउट प्रेपोजिशन है उसके साथ इनहैंसिंग लगा है। बाय इनहैंस्ड, बाय के बाद इनहैंस्ड कैसे होगा, इनहैंसिंग होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बाय इनहैंसिंग हो सकता है, फॉर इनहैंस्ड, फॉर इनहैंस्ड नहीं हो सकता। ये हुई आधी अधूरी बात, ठीक है। मैं चाहता हूं देखो कि आपका मैं वो लेवल लेके आऊं जहां पे अगर एग्जामिनर कुछ ट्विस्ट भी करे तो आप मुस्कुराकर उसे सॉल्व कर लो कि ये तो मैंने कई बार किया है, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाता तो मैं बोलता कि ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ इनहैंस्ड है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इनहैंस्ड है, पर बात ये नहीं है। क्या है समझना बहुत आराम से, मैं बिल्कुल डिटेल में जाके बोल रहा हूं, ठीक है। और अटेंटिव रहना जो एडवांस लर्नर्स है, ठीक है। क्या लिखा है कि द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जो डेवलपमेंट है स्किल का वो कंट्रीब्यूट कर सकता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में और इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब मैं यहां लगा रहा हूं कि बाय इनहैंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि डेवलपमेंट जो है स्किल का वो कंट्रीब्यूट कर सकता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इनहैंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी से। यहां पे जो इनहैंस्ड है ना, ये इस एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, ये इस एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो नाउन है उसके लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात को समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट है स्किल का वो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। कैसे? इनहैंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी से और लेबर प्रोडक्टिविटी से। बिल्कुल सही सेंस बनाना। इनहैंस मतलब होता है बढ़ा हुआ, बढ़ी हुई एम्प्लॉयबिलिटी से वो डेवलपमेंट को में कंट्रीब्यूट करता है और लेबर प्रोडक्टिविटी में वो कंट्रीब्यूट करता है। अब आएगा मजा। अब क्या हुआ, अब आप कंफ्यूज हो गए कि यहां पे बाय इनहैंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी भी सही लग रहा है। अगर मैं ये सेंस पकड़ूं तो दूसरा एक सेंस और है कि डेवलपमेंट जो है स्किल्स का वो कंट्रीब्यूट कर सकता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। कैसे? बाय इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इनहैंस करके। यहां पे क्या था, बढ़ी हुई एम्प्लॉयबिलिटी से, यहां पे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाकर। दोनों का सेंस बन रहा है।
ये भी सही है, ये भी सही है। अब होगा क्या, सर एसएससी ने गलती कर दी? ना 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 ना, गलती नहीं की है, बहुत खूबसूरत सवाल है। अब सेंटेंस को आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अब मैंने मान लिया, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि ये बाय इनहेंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी सही। आगे बढ़ो। एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्पिंग कंट्रीज, क्या आपको यहां पर हेल्पिंग दिख रहा है? अब सोचो, ये हेल्पिंग जो यहां पे लिखा गया था, क्या ये सेंटेंस का मेन वर्ब था? ना, अगर ये मेन वर्ब था तो फिर इसका सब्जेक्ट कहां था? क्योंकि यहां पे एक ही सब्जेक्ट है, डेवलपमेंट, जिसके लिए ऑलरेडी वर्ब आया कैन कंट्रीब्यूट। इसका मतलब ये मेन वर्ब तो नहीं। फिर डेफिनेटली अगर बीच में आया तो ये जेरेंड है। अगर ये जेरेंड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रीपोजिशन भी होगा जिसका ये ऑब्जेक्ट बना होगा। ये रहा। अगर ये इस प्रीपोजिशन के लिए आया है तो थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि ये जो एंड कंजंक्शन है ये दो बराबर की चीजों को जोड़ेगा। तो हुआ क्या, समझना। हुआ ये इस सवाल में, बहुत खूबसूरत सवाल है, हुआ इसमें ये कि इन को निकाला गया कॉमन, इधर लिखा गया इनहैंसिंग और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और इधर लिखा गया हेल्पिंग और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहां बाय इनहैंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी भी सही था, यहां बाय इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी भी सही था, पर मीनिंग हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मीनिंग के हिसाब से दोनों सही थे। पर जब आप सेंटेंस आगे पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि यहां जो हेल्पिंग जेरेंड लिखा हुआ था एंड जो थियोरी जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स को जोड़ेगा, इसको देखकर हमें आगे यहां पे इनहैंसिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है भाई साहब कि आपको सेंटेंस अगर पूरा पढ़ना था तभी आप आंसर कर सकते। अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो इसमें आंसर कभी नहीं कर पाओगे। यहां क्या लिखा हुआ था? हेल्पिंग। इसको देख के हम यहां क्या करेंगे? इनहैंसिंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, उन्होंने आंसर सही किया होगा, उन्होंने आंसर यही किया होगा, पर उन्होंने जीवन में नहीं सोचा होगा कि ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। अब आपको मैंने ये सिखाया है कि पास्ट पार्टिसिपल वाला स्ट्रक्चर भी सही था, ये वाला स्ट्रक्चर भी सही था, हमने इसको क्यों आंसर किया। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। यहां चीजें बहुत गलत परसेप्शन है कि रटना पड़ता है। समझाने वाला इंसान चाहिए आपको। 99% चीजें समझी जा सकती है, कुछ एक तो रटनी पड़ती है हर सब्जेक्ट में, पर 99% चीजें समझी जा सकती है। समझाने वाला इंसान चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। लिखा है द पैंडेमिक हैज चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम्स टू इंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स। देखा, पैंडेमिक ने चैलेंज किया है एजुकेशन सिस्टम को टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि लर्निंग कंटिन्यूटी रहे, और जो जिससे जो टीचर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो डिमांड टीचर से की जा रही है बहुत ज्यादा की जा रही है। लिखा है द पैंडेमिक हैज चैलेंज एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर। ठीक लग रहा है, एक बार ऑप्शन देखते हैं। लिखा है एजुकेशन सिस्टम्स टू इंश्योरिंग, अभी हमने पढ़ा था टू के बाद बेस फॉर्म होता है, राइट, टू के बाद बेस फॉर्म होता है, गलत है। एजुकेशन सिस्टम्स फॉर इंश्योरिंग, हमने ये भी पढ़ा था कि प्रीपोजिशन अगर आप यूज करो तो उसके बाद जेरेंड आता है अगर कोई वर्ब आया, जिसका मतलब है आईएनजी वाला कोई वर्ड आना चाहिए। यहां फॉर इंश्योर लिखा हुआ था, गलत है, इंश्योरिंग होना चाहिए था। मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम्स इन इंश्योर, इन प्रीपोजिशन है, इंश्योरिंग होना चाहिए था, गलत है। आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन। यहां हमने सीखा ऑप्शन कैसे काटा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेजल वर्ब का सवाल है। लिखा है डिसाइडेड टू कॉल आउट टू वेरियस बुक स्टोर्स इन द एरिया टू सी if any of them had the book I needed। लिखा है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉल आउट करूंगा जो बुक स्टोर्स है। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। जरा कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करिए सेंटेंस का। क्या लिखा हुआ है कि मैंने डिफरेंट बुक स्टोर्स को कॉल आउट किया जो एरिया में थे, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास वो किताब है जो मुझे चाहिए। तो क्या आप इसके लिए क्रिटिसाइज करोगे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे बुक स्टोर्स को उनकी औकात दिखा दूंगा ये देखने के लिए कि क्या वो किताब उनके पास है जो मुझे चाहिए। कोई सेंस है इस बात का? तो बी नंबर गलत है। यहां पे यूज किया कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल। आपने सुना होगा द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, कैंसिल कर देना। तो मैंने सारे बुक स्टोर्स को कैंसिल कर दिया। कोई सेंस है? कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को विजिट करना। तो मैंने सारे बुक स्टोर्स के यहां मैं गेस्ट बन के गया ये देखने के लिए कि जो किताब है वो मेरे पास है या नहीं। सेंस नहीं। कॉल अराउंड, कॉल अराउंड का मतलब होता है टू इंक्वायर बाय फोन और पर्सनल विजिट। जब आप चीजें पता करने के लिए जगह जगह घूमते हो ना, उसको कॉल अराउंड कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि मैंने सारे बुक स्टोर्स को कॉल अराउंड किया। अब जितनी बातें मैंने बोली है वो मैंने यहां पे अलग से स्लाइड बना के लिख दी है। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लेंगे। पीडीएफ कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम के चैनल पर।
लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लेना। रात के 10 बजे के आसपास में PDF अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इस PDF को अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैंने जो बोला, कॉल आउट का मतलब होता है किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, कॉल अराउंड का मतलब होता है मल्टीपल लोगों को कॉल करना, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के यहाँ फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, फॉर्मली विजिट करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। जो बातें मैंने बोली वो यहाँ लिखी हुई है, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉल अराउंड। आगे बढ़ेंगे, लिखा शी हैज गॉन टू द स्टेशनरी स्टोर टू बाय अ सीजर। देखो ये बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, आपने पढ़ा है कि सीजर्स जो होते हैं ये प्लूरल है, राइट? तो सबसे पहले इंग्लिश में सीजर बोलकर कुछ नहीं होता, जब होता है तो सीजर्स होता है, तो सीजर वाला ऑप्शन काट दो, कहीं पे है, यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा लिखा था शी हैज गॉन टू द स्टेशनरी टू बाय, यहां जो टू है वो अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब ये तो टू रहेगा ही, तो आगे जो होगा वो तो V1 होना चाहिए। अगर ये V1 होना चाहिए, यहाँ पे बाइंग लिखा हुआ है, गलत है ना। आगे बढ़ेंगे, टू बाय अ सीजर्स, अगर अभी मैंने बोला कि सीजर्स प्लूरल होता है तो उसके साथ अ कैसे लगाइएगा? अ बॉयज बोला है क्या कभी? नहीं ना, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि द एयरप्लेन फ्लोड ओवर, ठीक है, फ्लोट ओवर द माउंटेन्स, एयरप्लेन जो है वो माउंटेन्स के ऊपर से फ्लो ओवर हुआ, ऑफरिंग द पैसेंजर्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द मजेस्टिक पीक बिलो। लिखा है कि उसने पैसेंजर को एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग मतलब एकदम जबरदस्त वाला एक जो मजेस्टिक जो पीक थे उनका एक लुक दिखाया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द एयरप्लेन फ्लोड ओवर। ठीक है, दो वर्ड है, फ्लाई एंड फ्लो, ये V1 है। अगर आप इसका दूसरा फॉर्म देखोगे तो फ्लाई का फॉर्म कैसे चलता है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, और फ्लो का कैसे चलता है? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। फ्लो मतलब होता है हिंदी में बहना, फ्लाई मतलब होता है हिंदी में उड़ना। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा है कि द एयरप्लेन फ्लोड ओवर, फ्लो मतलब तो बहना होता है, तो क्या यहां पे ये सेंस है कि एरोप्लेन जो है माउंटेन्स के ऊपर से बह गया? नहीं नहीं नहीं, यहां उड़ने का सेंस था। इसका मतलब जो वर्ब यूज किया गया वो वर्ब भी गलत है, फ्लोड वाला तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। आई, यहां भी फ्लोड है, यहां भी फ्लोड है, सी और डी को हमने काट दिया। अब आंसर या तो ए है या तो आंसर बी है। लिखा है फ्लू बियॉन्ड, फ्लू ओवर। अच्छा, फ्लू तो होगा पक्का, बियॉन्ड मतलब होता है के परे, के परे मतलब जहां तक आपकी नजर ना जाए, सोच ना जाए, उसको बोला जाता है बियॉन्ड। तो क्या माउंटेन से एकदम दूर उड़ रहा था वो, जहां तक आप देख भी ना पा रहे हो? नहीं नहीं, अगर ये कह रहा है कि ब्रेथ टेकिंग व्यू था, इसका मतलब ये है कि जरूर ऊपर से उड़ रहा होगा, माउंटेन के ऊपर से उड़ रहा होगा, इसका मतलब ओवर होना चाहिए था। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट इट शुड बी कट बैक टू 2 फीट। वाइन का मतलब होता है लत। ठीक है, तो लिखा है टू प्रिपेयरिंग, अभी हमने पढ़ा था कि टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, V1 होता है, पढ़ा है ना हमने। तो टू प्रिपेयरिंग कैसे होगा? प्रिपेयर होना चाहिए, यहां प्रिपेयर्स लिखा है, गलत है, प्रिपेयर है, प्रिपेयर्ड लिखा है, गलत है, प्रिपेयर है। अब दो ऑप्शन बचे, टू प्रिपेयर अ वाइन इन प्लांटिंग या टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग। अब बताइए, आप जो वाइन प्रिपेयर कर रहे थे वो प्लांटिंग में के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या प्लांटिंग के लिए प्रिपेयर करते? ऑब्वियसली आप पौधे उगाने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, पर्पस वाली बात है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, प्रीपोजिशन है फॉर, विच मीन्स टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग, मतलब जो आप वाइन को प्रिपेयर कर रहे हो प्लांट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे, ऋषि आस्क्ड करण विल ही गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ही अटपटा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ऋषि आस्क्ड करण, ये इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बीच में कहीं पे भी कॉमा नहीं दिया हुआ, इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस स्पीकर इनडायरेक्ट में रखना चाह रहा था, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर उसने लिख रखा है वो लिख रखा है डायरेक्ट का। विल ही गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम, इसका मतलब सेंटेंस में झोल है, सेंटेंस गलत है। आई, अब इसको बनाने का मैं 1 सेकंड में बना सकता हूं, क्योंकि किसी भी इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। इसका मतलब यहां क्वेश्चन मार्क है, गलत है, यहां क्वेश्चन मार्क है, गलत है, यहां क्वेश्चन मार्क है, गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरी एडवाइस है, एसएससी के साथ ये रिस्क कभी नहीं लेने का। एसएससी बोल देगी कि मैंने गलती से यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया था, आपके नंबर कट जाएंगे, जो इस साल के CGL 24 में हुआ भी था, है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ।
उन्होंने गलती से डेसिमल की जगह कॉमा दे दिया था, बाद में बोल दिया गलती कर दी, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना। चेक कर लेते हैं ग्रामर। क्या लिखा है कि ऋषि आस्क्ड करण। अच्छा, ये आज देख के तो पता लग गया कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव का हम जब भी इनडायरेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंजंक्शन की जगह पे या तो हम इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले होगा सब्जेक्ट और बाद में होगा वर्ब, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप लगने वाला है। तीसरा, चूंकि यहां पे आज था, इसका मतलब विल नहीं हो सकता, विल की जगह पे हमें वुड यूज करना पड़ेगा, पास्ट यूज करना पड़ेगा। अब हम तीनों बातें चेक कर लेते हैं। लिखा है फर्स्ट में अंडरलाइन पोर्शन में, वुड ही गेट अ न्यू फुटबॉल। वुड से कैसे शुरू करेंगे, फिर तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हमें तो कोई कंजंक्शन चाहिए तो इफ या वेदर लगाना पड़ेगा, तो ये गलत है। इफ लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, वुड होना चाहिए, वुड है, वुड होना चाहिए, वुड है, विल है, गलत हो गया। आगे यहां लिखा था ही वुड, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वुड ही वर्ब प्लस सब्जेक्ट। भैया वर्ब प्लस सब्जेक्ट रखेंगे तो अभी भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन मार्क वाला है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अट्रैक्टेड बोनस फॉर द एम्प्लॉइज ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। जो नया चेयरमैन है कंपनी का, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो एम्प्लॉइज हैं उनको अट्रैक्टेड बोनस देंगे ओकेजन पे, नए ईयर के। क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्टेड बोनस। बहुत अच्छा सवाल है। बोनस क्या है भैया, नाउन। अट्रैक्टेड क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, माफ कीजिएगा पास्ट पार्टिसिपल। शॉर्ट में बोलूं तो एडजेक्टिव। अच्छा, अगर मैं यहां पे प्रेजेंट लगा देता हूं अट्रैक्टिव बोनस, तो एक एडजेक्टिव डायरेक्टली ये बनेगा, ये भी एडजेक्टिव है। और मैं अब प्रेजेंट लगा देता हूं अट्रैक्टिंग बोनस, तो एक एडजेक्टिव ये भी बनेगा, ये नाउन है, ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। अब आइए कंटेक्स्ट के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। अट्रैक्टेड बोनस क्या होता है, मतलब कभी अगर आप पास्ट पार्टिसिपल के साथ कोई नाउन को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये क्या होता है, पता है ये यूज कैसे करते हैं हम लोग। जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हो, जब वो काम खत्म हो जाए तो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ फिनिश्ड टास्क। टास्क नाउन, फिनिश्ड उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, जिस काम के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो अभी भी चल रहा है कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब फिनिश टास्क का मतलब होता है एक ऐसा काम जो कि खत्म हो चुका है ना। कि ही इज अ रिटायर्ड सोल्जर। कहने के लिए कह रहा हूं मैं कि वो एक रिटायर्ड सोल्जर है। क्या वो अभी भी सर्व कर रहे हैं, नहीं, ऐसे सोल्जर जो कि रिटायर हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम जब भी पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बोनस, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो एक ऐसा बोनस जो कि अट्रैक्ट हुआ था, बोनस अट्रैक्ट हुआ था, कोई सेंस है। क्योंकि यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, एक टास्क जो कि फिनिश हुआ, एक सोल्जर जो कि रिटायर हुआ, तो एक बोनस जो कि अट्रैक्ट हुआ। बोनस कैसे अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब अट्रैक्टेड बोनस जहां पे भी लिखा हुआ है ये गलत है या नहीं, आ जाइए, नो इंप्रूवमेंट, गलत है। अट्रैक्टेड बोनस और कहीं है, यहां पे है, गलत है। क्या ये बात समझ पाए, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए अट्रैक्टिंग बोनस पे, क्योंकि एक ऑप्शन में अट्रैक्टिंग भी लिखा हुआ था। अट्रैक्टिंग बोनस अगर हम यूज करते हैं तो क्या कंटेक्स्ट बनेगा, मैं कह रहा हूं कि ही इज अ लाफिंग बेबी, इट इज अ लाफिंग बेबी। इसका मतलब क्या होगा, बच्चा हंस चुका कि हंस रहा है। लाफिंग बेबी का ये मतलब होगा कि ये एक बच्चा है जो हंसते हुए जिससे मैं देख रहा हूं, लाफिंग बेबी, है ना। कि मैं कह रहा हूं कि ये एक क्लीनिंग लेडी है, आई सॉ क्लीनिंग लेडी, एक लेडी जो क्लीन कर रही थी, यही मीनिंग बनता है ना। तो अगर मैं बोलूं अट्रैक्टिंग बोनस है, इसका मतलब एक ऐसा बोनस जो अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या है कि नए चेयरमैन ने अनाउंस किया कि वो एक ऐसा बोनस देगा जो अट्रैक्ट कर रहा है। कोई सेंस है इस बात का, इसका मतलब अट्रैक्टिंग बोनस वाला भी जो है बेतुका है। ऐसे केस में हमें जो प्योर एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, जो वर्ब से नहीं बना, हमें वो लगाना चाहिए, अट्रैक्टिव बोनस, एक बोनस जो कि अट्रैक्टिव है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगेन, मैं पढ़ाने को ये भी पढ़ा सकता था कि पढ़ने में कौन सा ठीक लग रहा है, सुनने में कौन सा ठीक लग रहा है, पर वो पर्पस नहीं। पर्पस ये है कि हर एक डिटेल आपको बताई जाए। ये डिटेल मैंने बता दिया है, कहां पे पास्ट पार्टिसिपल लगता है, कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। इसका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है कि दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज रेड फोर्ट। जिन बच्चों को नहीं पता है, सो एज और एज में डिफरेंस अक्सर एसएससी पूछती है। क्या डिफरेंस है,
एज का और सो एज का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में कंपैरिजन लाने के लिए। एज का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस के साथ किया जा सकता है, जबकि सो एज केवल नेगेटिव सेंटेंस के साथ होगा। फॉर्म ऐसे चलता है कि आप सो एज लिखोगे तो बीच में कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आएगा, इसमें भी एज के बीच में कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आएगा। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है कि सो एज के बीच में कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आएगा। सो एज का इस्तेमाल केवल नेगेटिव के साथ होता है, जबकि एज का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एज गुड एज हिज फादर, आई एम नॉट एज गुड एज हिज फादर, और आई एम नॉट सो गुड एज हिज फादर। नेगेटिव के साथ दोनों हो सकता है, एज भी सो एज भी। सेंटेंस पे आऊंगा, लिखा कि दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। क्या कह रहा है कि लेसर नोन जो हेरिटेज बिल्डिंग है ये उतना ही खूबसूरत है जितना कि रेड फोर्ट। क्या सेंटेंस कहीं से भी नेगेटिव लग रहा है आपको? नहीं, इसका मतलब सो एज का तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। आ जाओ ऑप्शन पे, कहीं पे भी अगर हमें सो एज दिखेगा तो गलत होगा। लिखा कि दिस लेस नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज मच ब्यूटीफुल देन, ये तो सेंटेंस का गला घोटने वाली बात हो गई। ऊपर कह रहा था कि जो ये बिल्डिंग है वो उतना ही खूबसूरत जितना कि रेड फोर्ट, हम उससे ज्यादा कम खूबसूरत की बात नहीं कर रहे थे। फिर हम यहाँ पे मच ब्यूटीफुल देन कैसे लिखेंगे? और दूसरा, जब आप देन यूज कर रहे हो, कंपैरेटिव यूज करो, फिर यहाँ पे मोर लिखना पड़ेगा, इसका मतलब तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दूसरा, दिस हेरिटेज बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट, एज है, हो सकता है आंसर। अगला, दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज वेरी मच ब्यूटीफुल एज, ये स्ट्रक्चर नहीं होता वेरी मच के बाद एज, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दिस लेसर नोन बिल्डिंग हेरिटेज इज एज मच ब्यूटीफुल एज, अब देखो यहां पे भी एज का इस्तेमाल किया गया, पर यहां घोटाला क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, उसके आगे इसने एडवर्ब मच लगा दिया, ये नहीं लग सकता है। अगर सिर्फ ये कहता है कि एज ब्यूटीफुल एज, तो हमारा सेंटेंस का आंसर यही होता, इसका ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, द राइज इन टेम्परेचर इज प्लेइंग हैवॉक विद इंडियाज रेनफॉल विच इज पर्टिनेंट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। लिखा है कि जो राइज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो पढ़ा है वो एक हैवॉक प्ले कर रहा है। ये एक इडियम है, प्लेइंग हैवॉक मतलब होता है बर्बाद करना, वो बर्बाद कर रहा है ऑलमोस्ट इंडिया का जो रेनफॉल है, क्योंकि इंडिया का जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा पर्टिनेंट है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू, रिलेवेंट टू। तो क्या ये सेंस है कि जो राइज इन टेम्परेचर है वो हैवॉक प्ले कर रहा है, इंडिया का जो रेनफॉल है वो रिलेटेड है इंडिया एग्रीकल्चर से? नहीं, पर्टिनेंट का सेंस नहीं बन रहा। इसका मतलब यह है कि पर्टिनेंट तो नहीं हो सकता। दूसरा, यहां पे हु लिखा हुआ था, हु किसके लिए आता है? इंसानों के लिए, यहां रेनफॉल की बात हो रही थी, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अब आ जाइए ऑप्शन पे, यहाँ इज लिखा है, यहाँ इज लिखा है, यहाँ वॉज लिखा है, तो वॉज वाला भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इज प्लेइंग हैवॉक लिखा हुआ था, प्रेजेंट टेंस में था सेंटेंस। अब या तो ऑप्शन नंबर बी है या तो ऑप्शन नंबर सी है, इसका मतलब या तो सिग्निफिकेंट आंसर होगा या तो डेकेंट आंसर होगा। ठीक है, डेकेंट का मतलब क्या होता है? डेकेंट का मतलब होता है एक पतीले से दूसरे पतीले में पानी का उड़ेलना। क्या सेंस है यहाँ पे कि जो बारिश है वो पानी का उड़ेलना इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? कोई सेंस नहीं है। एक ही वर्ड बचता है सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था? जो राइजिंग टेम्परेचर है वो हैवॉक प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया का रेनफॉल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत जरूरी है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्ड्स आए थे, तो मैंने उसके लिए आपके लिए स्लाइड बना दिया उसका अलग से। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया था डेकेंट। डेकेंट का मतलब होता है किसी एक लिक्विड को दूसरे में जो है वो उड़ेलना, उसको डेकेंट कहा जाता है, जो मैंने समझाया। एक वर्ड आया था मेंडिकेंट, जिसका मतलब होता है बेगर, भिखारी। एक वर्ड आता है पर्टिनेंट, जो मैंने समझाया कि जो रिलेवेंट हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो किसी चीज से। तो तीन यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे, तीनों को मैंने अलग करके लिख दिया। सिनोनिम में पूछ लेता है कभी कभी। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, डू यू। अब अगेन यहाँ पे बात वो हो जाती है कि हैव लिखा है तो आगे क्वेश्चन टैग बनेगा तो हैवंट हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे हैवंट कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा तो आपको लगेगा सवाल गलत है, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता होगा कि हैव, हैज और हैड, ये तीनों इंग्लिश में दो रोल प्ले कर सकते हैं। या तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाए या तो ये मेन वर्ब बन जाए। जहां पे ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं वहां पे हमेशा इनके साथ वित्री का इस्तेमाल होगा। जहां पे ये मेन वर्ब बनते हैं वहां पे इनका सेंस पोजीशन वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि ही हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है
और आस्क्ड V3 है। ही हैज अ कार, यहां पे पोजीशन का सेंस है कि उसके पास एक कार है। इस जगह पे ये मेन वर्ब का काम करता है, राइट। अब जरा ऊपर वाले सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें, यू सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, हेल्पिंग की मेन नहीं पता हमें, आगे कोई V3 नहीं है, आगे केवल एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है। क्वेश्चन टैग ये कहता है कि आप जब भी क्वेश्चन टैग बनाओ तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेके आना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ क्रिमिनल, वॉजंट ही, इसका मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आएंगे। पर इस सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कहां है हेल्पिंग वर्ब? इसका मतलब ये है क्या इसका क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा? बनेगा। अगर आप सेंटेंस का नेगेटिव कर पाओगे तो क्वेश्चन टैग भी बना लोगे। जरा इसको नेगेटिव करो तो, ही हैज अ कार को, क्या हम ही हैज अ कार का नेगेटिव ये करते हैं ही हैज नॉट अ कार? ना, हम करते हैं ही डजंट हैव अ कार। यहां पे हमने डजंट क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर था। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, ये हैज स्प्लिट होगा डू, डज या डिड में, और उसके साथ बेस फॉर्म में। स्वाद अनुसार जो लगाना है लगा लो। डू लगा सकते हो प्लूरल के लिए, डज लगा सकते हो सिंगुलर के लिए, डिड लगा सकते हो पास्ट के लिए। ऊपर वाले सवाल में लिखा हुआ था यू, तो यू के साथ क्या लगता है? डू। तो यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि यहां पे लिखा है यू डू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज। अब बनाओ इसका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो डू उठ के आ गया, डोंट बनेगा। आ जाओ, डोंट लिखा था, सब्जेक्ट में यू लिखा था, आंसर होगा। यहाँ डोंट दे था, सब्जेक्ट में हमारा यू है तो दे नहीं बन सकता, हैव तो नहीं बनेगा। डू यू पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग को नेगेटिव करना था, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर फीड द चेंजिंग फोर्सेस इन सोसाइटी। लिखा है कि आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए फोर्सेस जो है सोसाइटी के उनको चेंज करने के लिए। तो लिखा है इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी, ध्यान देंगे, मस्ट बी यूज्ड फॉर फीड। वही बात है, फिर से फॉर एक प्रेपोजिशन है, इसके साथ फीड कैसे यूज करेंगे V1? हमें तो जेरेंट चाहिए, अगर हम वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो फीडिंग होना चाहिए था। ऑप्शन पे आइए, मस्ट हैड बीन यूज्ड टू फीड, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मस्ट एक मॉडल है। आज ही की वीडियो में आपको बताया कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है। अगर मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है तो बिन तो V3 है, माफ कीजिएगा, बिन से पहले हैड था। हैड तो या तो V2 है या तो V3 है, बेस फॉर्म तो है नहीं। अगर आपको बेस फॉर्म लगाना तो हैव लगाइए, इसका ये तो गलत हो जाएगा। अगला, मस्ट हैव बीन, मस्ट यूज्ड, फिर से मस्ट के बाद बेस फॉर्म नहीं है, गलत है, मस्ट बी यूज्ड। अब दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, लिखा है कि मस्ट हैव बीन यूज्ड टू फीड या मस्ट बी यूज्ड टू फीड। क्या लिखा था? आजकल की दुनिया में, इन टूडेज वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो किया जाना चाहिए जो चेंजिंग फोर्सेस ऑफ सोसाइटी के उनको फीड करने के लिए। क्या बोल रहा है? आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जबकि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन लिखा था मस्ट हैव बीन यूज्ड या मस्ट बी यूज्ड। क्या डिफरेंस होता है जहां पे हम मस्ट हैव बीन यूज्ड करते हैं? मतलब जहां पे हम इसको परफेक्ट कर रहे हैं और परफेक्ट करने के बाद उसको अगर हम पैसिव कर रहे हैं तो ये पैसिव परफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? मस्ट हैव बीन यूज्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि कहां कहां इस्तेमाल हो, तो मैंने अलग से स्लाइड बना दिया। मस्ट हैव बीन यूज्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी लॉजिकल सर्टेनिटी ऑफ पास्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ही मस्ट हैव बीन टायर्ड, मतलब होता है वो जरूर थका हुआ होगा। आई मस्ट हैव, ही मस्ट हैव फॉलन इल, वो जरूर बीमार पड़ गया होगा। तो जो जो चीजें पास्ट में बीत चुकी है आप उसके बारे में तुक्का मार रहे हो, वहां पे मस्ट हैव बीन यूज होता है। शुड हैव बीन यूज करते हैं, मतलब क्या होता है? जहां पे आप एडवाइस या रिग्रेट कर रहे हो पास्ट के बारे में कि यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, आप नहीं रहे, आपको रहना चाहिए था, अफसोस है आपको। कुड हैव बीन का मतलब होता है मिस्ड पॉसिबिलिटी, इट कुड हैव बीन वर्स, और खराब हो सकता था। आई कुड हैव बीन द प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट बन सकता था। यू कुड हैव बीन अ बिलियनियर, आप एक बिलियनियर बन सकते थे, नहीं बने। वुड हैव बीन, ये हमने पढ़ा है, हाइपोथेटिकल पास्ट के लिए होता है। इफ आई वुड सॉरी आई वुड हैव बीन देयर इफ आई कुड, मैं वहां होता अगर मैं हो पाता, ये तो हाइपोथेटिकल पास्ट के बारे में यूज किया जाता है। इसका मतलब ये जो परफेक्ट बनता है ना, और परफेक्ट का जो पैसिव बनता है, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, ये पास्ट के बारे में बात करने के लिए होता है, ये प्रेजेंट के लिए नहीं होता। जबकि हमारे सेंटेंस में देखना साफ साफ लिखा हुआ था इन टूडेज वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में। तो आजकल की दुनिया में हम जब बात करें तो फिर हम पास्ट की बात कैसे करेंगे? इसका मतलब मस्ट हैव बीन यूज हो सकता है क्या? नहीं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। शी मेक श्योर दैट ऑल द न्यूली रियलाइज्ड बुक्स, न्यूली
रियलाइज्ड बुक्स आर अवेलेबल इन हर पर्सनल लाइब्रेरी। वो निश्चित करती है कि जितनी भी नई रियलाइज्ड किताबें हैं, रियलाइज मतलब होता है गलती का एहसास होना या किसी चीज का एहसास होना। किताबों का एहसास आप कैसे करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अब या तो न्यूली रिलीज्ड बुक्स बोल सकते हैं, या तो रिगेल्ड बुक बोल सकते हैं, या तो रिलीव्ड बुक बोल सकते हैं, या तो रिवर्बरेटेड बुक्स बोल सकते हैं। आई या तो हम रिलीज्ड बुक्स बोले या तो हम रिगेल्ड बुक्स बोले। अब रिगेल्ड होता क्या है? रिगेल का मतलब होता है टू एंटरटेन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो निश्चित करती है कि जितनी भी किताबें हैं जो एंटरटेन करें वो उसके पास अवेलेबल हो। कैसे करोगे एंटरटेन? किताबें एंटरटेन कैसे करेंगी? किताबें जिनको नया नया एंटरटेन किया गया है, ये मतलब बन रहा है इसका। गलत है। किताबें जिनको नया नया रिलीव किया गया है, रिलीव ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, किताबों के लिए नहीं। ऐसे जिनको नया नया रिवर्बरेट किया गया, रिवर्बरेट का मतलब होता है गूंजना, गूंजना, इको करना। तो ऐसे किताबें जो नई नई गूंज रही हैं वो मेक श्योर करती है वो उसके पास अवेलेबल हो। कोई सेंस है? ये सही हो सकता है कि जो नई किताबें रिलीज हुई हैं वो उसके पर्सनल लाइब्रेरी में हो। तो आंसर क्या होगा 20 का ए। अगला, सुजाता हैज नॉट एंड कैन नेवर इन द गुड बुक्स ऑफ हर प्रिंसिपल एज शी लैक्स ऑनेस्टी। सुजाता नहीं है, न कभी हो सकती है गुड बुक्स में अपने प्रिंसिपल के, क्योंकि उसमें ऑनेस्टी नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या लिखा है, सुजाता हैज नॉट एंड कैन नेवर, अलग अलग करते हैं। आप यह कहना चाह रहे थे कि सुजाता हैज नॉट एंड सुजाता कैन नेवर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आई कैन नेवर, फुल स्टॉप। क्या मीनिंग है सेंटेंस का? कोई मीनिंग है? नहीं। दूसरा, क्या ये रूल आपको पता नहीं है कि मॉडल के बाद बेस फॉर्म लगाना ही पड़ता है, ये अकेले नहीं आ सकता? इसका मतलब यह है कि यहां पे एक वर्ब मिसिंग है। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं। आई हैव अ, क्या इसका मतलब यह है, हैव अ बोलना ठीक नहीं होगा, मैं आई हैव बोल रहा हूं। आई हैव व्हाट। यहां पे अगर ये मेन वर्ब है तो कोई V3 लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो अब अगर हम मेन वर्ब लगाने की बात करते हैं तो हैज लिखा था तो उसके साथ V3 होना चाहिए, कैन लिखा था तो उसके साथ बेस फॉर्म होना चाहिए, राइट। आइए, सुजाता हैज नॉट बिन, ठीक है। कैन नेवर बी, ये V3 है, ये V1 है, ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, सुजाता हैज नॉट बिन एंड कैन नेवर बिन, कैन के साथ V3 कैसे आएगा? हैज नॉट बी, हैज के साथ बेस फॉर्म कैसे आएगा? हैज नॉट बी, हैज के साथ बेस फॉर्म कैसे आएगा? आंसर होगा अगला, द इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज into the healthcare industry have the prospect of revolutionizing the way medical professionals provide patient care। लिखा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो इंटीग्रेशन है मतलब जो जुड़े हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। ऑफ क्या है भैया? प्रेपोजिशन। टेक्नोलॉजीज क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कटिंग एज क्या है? उसके लिए एडजेक्टिव। क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। इनटू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इनटू क्या है? कंजंक्शन है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेपोजिशन है। उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? इंडस्ट्री। कैसी इंडस्ट्री है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, उसके लिए ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसका मतलब यहां पे भी हमें सब्जेक्ट नहीं मिल सकता। मैं क्यों काट रहा हूं इसको? क्योंकि अभी तक ऑफ से लेकर इंडस्ट्री तक हमने चेक कर लिया, हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। फिर हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? एक ही वर्ड बचता है, इंटीग्रेशन। इसका मतलब है हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन सिंगुलर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लिखा कि द इंटीग्रेशन, अब आगे अगर मैं ना पढ़ूं, द इंटीग्रेशन हैव द प्रोस्पेक्ट। अगर इंटीग्रेशन सिंगुलर है फिर इसके साथ क्या हम हैव यूज कर सकते हैं जो कि प्लूरल है? नहीं ना, इसका मतलब सिंगुलर होना चाहिए ना। आओ ऑप्शन पे, वर लिखा है प्लूरल है, हैव लिखा है प्लूरल है, हैज लिखा है, विल हैव लिखा है, ठीक है। अच्छा, लिखा है कि द इंटीग्रेशन हैज द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइजिंग, या द इंटीग्रेशन विल हैव पोटेंशियल ऑफ रिवोल्यूशनाइजिंग। यहां पे विल हैव का सेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप ये कहना चाह रहे थे कि इंटीग्रेशन जो है उसमें ये कैपेबिलिटी है, उसमें ये प्रोस्पेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा? द इंटीग्रेशन हैज द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइजिंग, ठीक है। विल हैव के साथ हमें कोई आर्टिकल लिखना पड़ेगा, यहां पे कोई भी एक आर्टिकल आप लिख सकते हो, द लिख लो, ठीक है। अधूरा है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, ये जब जो भी वर्ड यहां पे यूज किया गया है, जब इसका सेंस बन रहा है तो वर्ड चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, आंसर होगा हैज द प्रोस्पेक्ट।
अगला, सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट आवर होम। लिखा है कि जब से पावर जो है उसने नॉक इन किया है, जब से स्टॉर्म जो है उसने नॉक इन किया है पावर को, हम लोग कैंडल यूज कर रहे हैं अपने घर में। अच्छा, कैंडल यूज करने का मतलब क्या है कि जरूर लाइट चली गई होगी, तो पावर को बुझाने की बात की गई है। अब सवाल है कि क्या उसके लिए फ्रेजल वर्ब नॉक इन आएगा। देखते हैं और क्या क्या फ्रेजल वर्ब है। नॉक आउट है, नॉक ओवर है, नॉक अवे है। चूंकि फ्रेजल वर्ब है तो मैंने अलग से स्लाइड बना दिया है आपके लिए, सुनते जाना। नॉक आउट का मतलब होता है किसी चीज का काम करना बंद कर देना, ठीक है। नॉक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को मुक्का मारकर गिरा देना, जैसे कि आपने सुना होगा कि बॉक्सिंग में नॉकआउट या नॉक ओवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो किसी चीज को हिट करके उसको गिरा देना। नॉक अवे का मतलब होता है कि किसी चीज को हटा देना। नॉक इन का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं किसी चीज को अंदर धकेलना। हमारे क्वेश्चन में था नॉक इन, कि चूंकि आंधी ने पावर को नॉक इन कर दिया, पावर को जबरदस्ती अंदर धकेल दिया है, हम कैंडल यूज कर रहे हैं। कोई सेंस नहीं। यहां जो बात थी वो थी बुझाने वाली, और बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉक आउट। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, नॉक आउट, ऑप्शन नंबर बी, सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड आउट। अगला, वन कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द वे शी बिहेव्स इन पब्लिक गैदरिंग। लिखा है कि वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जिस तरीके से वो पब्लिक गैदरिंग में बिहेव करती है। ये सवाल ये है कि बिना सेंटेंस का मीनिंग बदले आपको इन चारों में से कोई एक लगाना है। मतलब प्रिडिक्ट अपनी जगह पे सही है, आपसे बोला जा रहा है कि सेम मीनिंग कन्वे करे, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम लगा सकते हैं। क्या हम डेलिबरेट लगा सकते हैं, क्या हम प्रिसिपिटेट लगा सकते हैं, क्या हम प्रीफिगर लगा सकते हैं, या क्या हम प्रोलिफरेट लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट वोकैब का सवाल है, मैंने अलग से अगेन आपके लिए स्लाइड बना दिया है। पहला वर्ड क्या है, डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंटेंशनली करना, उसे डेलिबरेट कहते हैं। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, टू कॉज समथिंग टू हैपन सडनली, अचानक से किसी चीज का हो जाना। प्रीफिगर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को सजेस्ट करना या इंडिकेट करना पहले ही, मतलब पहले ही बता देना कि ऐसा होगा। क्या इसी को प्रिडिक्ट नहीं कहते, इसी को तो प्रिडिक्ट कहते हैं। प्रोलिफरेट बहुत बार एसएससी ने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज का बहुत रैपिडली नंबर में बढ़ना, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन होना किसी चीज का। तो यहां लिखा था कि वन कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, अभी हमने पढ़ा प्रिडिक्ट के लिए प्रीफिगर सिमिलर मीनिंग में आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, 24 का सी। आगे बढ़ेंगे। द फॉल ऑफ रंजीत फॉर द पेटी मटेरियल बेनिफिट वॉज रियली इग्नोमिनियस। लिखा है कि जो रंजीत जो गिर गया ना अपने मटेरियल बेनिफिट, तुच्छ मटेरियल बेनिफिट के लिए, ये बहुत इग्नोमिनियस है। इग्नोमिनियस का हिंदी मतलब होता है शर्मनाक, ये बहुत शर्मनाक है। अगेन सेम चीज है कि बिना मीनिंग से ज्यादा छेड़छाड़ किए इन चारों में से आप कौन सा वर्ड लगा सकते हो। अनफॉल्टरिंग लगा सकते हो, अम्यूजिंग लगा सकते हो, रिप्रेहेंसिबल लगा सकते हो, इग्नोरेबल लगा सकते हो। आंसर है रिप्रेहेंसिबल, लेकिन नया वोकैब आया है तो मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। इन अनफॉल्टरिंग का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो अडिग है। देखो, फॉल्टर का मतलब होता है गलती करना, फॉल्टरिंग मतलब होता है गलती करने वाला। अनफॉल्टरिंग जो कभी गलती ना करे, अडिग है, दृढ़ है, ठीक है, जो बोल दिया सो बोल दिया। अम्यूज, अम्यूज मतलब होता है मजेदार, सो अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, इंटरटेनिंग। रिप्रेहेंसिबल का मतलब होता है जो डिजर्व करता है क्रिटिसिज्म, जिसकी निंदा करने योग्य हो, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेहेंसिबल कहते हैं। इग्नोरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे इग्नोर किया जा सके। जैसा मैंने बोला शर्मनाक सेंस था, तो आंसर होगा जिसका क्रिटिसिज्म हो सके, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। लिखा है लिविस कैन हैंडल मैनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस विद इट्स डायलेक्टिकल वैरायटीज फ्लुएंटली। लिखा है कि लिविस जो है ये बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकता है उनके डायलेक्टिकल वैरायटीज के साथ बहुत फ्लुएंटली। ध्यान देना, पहले ये समझो कि इसमें गलती क्या है। लिखा है कि लिविस कैन हैंडल मैनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप कि ये प्लूरल है, लैंग्वेजेस विथ इट्स डायलेक्टिकल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां पे यूज किया गया है, ये किसके लिए आया है, आप समझते हैं ये बात अच्छे से कि ये इट से बनकर आया है। इट एक नॉन लिविंग चीज है, इसका मतलब ये है कि हम किसी नॉन लिविंग सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या बोला जा रहा है, डायलेक्टिकल वैरायटीज, मतलब जो डायलेक्ट अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं उनकी वैरायटीज। तो डायलेक्ट किसके होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं। इसका मतलब हम इसी लैंग्वेज के डायलेक्टिकल वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं फिर तो ये प्लूरल लैंग्वेजेस है, फिर यहां पे हमने इट्स कैसे यूज किया है, ये गलत है, इट्स नहीं होना चाहिए। आ जाइए, इट्स लिखा है, गलत है, देयर लिखा है। विथ अ डायलेक्टिकल वैरायटीज, फिर से वही बात है, अ बॉयज कभी बोला है क्या, वैरायटीज प्लूरल तो कैसे लगाओगे। विथ दे नहीं, यहां हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए था, देयर होना चाहिए था, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ पाएगी नहीं समझ पाए, बहुत आसान था। लैंग्वेजेस प्लूरल था, इसके लिए प्लूरल कोई भी जो आप आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा रहे हो प्लूरल होना चाहिए था, देयर यहां ऑप्शन में है, आंसर होगा। अगला, आई नीड टू पुट आउट माई क्लोथ्स बिफोर आई लीव फॉर वर्क दिस मॉर्निंग, अदरवाइज आई विल बी रेस्टलेस व्हेन आई रिटर्न।
मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने कपड़ों को पुट आउट करूं इससे पहले कि मैं ऑफिस के लिए निकलूं, मैं काम के लिए निकलूं, वरना मैं रेस्टलेस हो जाऊंगा, मैं बेचैन हो जाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा। आपसे पूछा गया है कि क्या पुट आउट जो फ्रेजल वर्ब है वो इस कंटेक्स्ट में सही है या नहीं है, तो क्या होगा? और क्या ऑप्शन है हमारे पास? पुट आउट, पुट इन, पुट ऑफ, पुट अवे। आइए, पुट आउट का मतलब होता है किसी आग को बुझाना, किसी चीज को बुझाना, या फिर पब्लिकली कुछ कहना। जैसे आपने सुना होगा कि द स्टेटमेंट हैज बीन पुट आउट इन पब्लिक, उसे दुनिया के सामने रखा गया। पुट इन का मतलब होता है किसी चीज को इंस्टॉल करना या सबमिट करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, जो कॉल ऑफ में भी हमने पढ़ा था। पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज को स्टोर करना, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से सजाना, संवारना, संभालना। इस सेंस में पुट अवे का इस्तेमाल किया जाता है। हम कपड़ों की बात कर रहे थे, तो क्या हम पुट आउट यूज करेंगे? कपड़ों को बुझा दिया जाता है कि मैं ऑफिस जाने से पहले कपड़ों को बुझाता हूं वरना मैं बेचैन हो जाता हूं? नहीं, सेंस नहीं है पुट आउट का। क्या हम पुट इन करेंगे? नहीं। क्या हम पुट ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे कपड़ों को? नहीं। पुट अवे, हम कपड़ों को सजा कर रखेंगे। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, इन अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस आई टुक दिस मेडिसिन। अंडरलाइंड है अकॉर्डिंग टू, आपको ये पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। के अनुसार के सेंस में दो फ्रेज लगाए जाते हैं, या तो आप बोलिए अकॉर्डिंग टू, या तो आप बोलिए इन अकॉर्डेंस विथ। दोनों का सेंस बनता है के अनुसार, राइट। आइए, लिखा है इन अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस। अब इन अकॉर्डिंग टू नहीं होता, या तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू होता है या तो इन अकॉर्डेंस विथ होता है। आ जाओ ऑप्शन पे, अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डिंगली कुछ नहीं होता, इन अकॉर्डेंस टू कुछ नहीं होता, इन अकॉर्ड विथ कुछ नहीं होता। आंसर क्या होगा? इन अकॉर्डेंस विथ। अगला, ऑल कलीग्स ऑफ रोहित एक्सेप्ट जोसेफ हैव कमेमोरेटेड द इलेक्टिव कोर्सेस दे आर प्लानिंग टू ऑफर। ठीक है, लिखा है कि जितने भी कलीग्स हैं रोहित के, जोसेफ को छोड़कर, उन्होंने कमेमोरेट किया है। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी को याद करना, टू रिमेंबर। जैसे हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को याद करते हैं, 15 अगस्त को हम लोग अपने आजादी के हीरोज को याद करते हैं। तो कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना। तो क्या लिखा है कि जितने भी कलीग्स हैं रोहित, जोसेफ को छोड़कर, उन्होंने कमेमोरेट किया है इलेक्टिव कोर्सेस को जो वो प्लान कर रहे हैं ऑफर करने का। उन्होंने याद किया है कोर्सेस को। कोर्सेस को याद कैसे करेंगे? सेंस नहीं है, तो देख लो कहीं नो इंप्रूवमेंट भी नहीं है। अब ऑप्शन है आपके पास, उन्होंने कंसिडर किया है उन कोर्सेस को जो प्लान कर रहे हैं ऑफर करने का, उन्होंने कैस्टिगेट किया है, उन्होंने कॉन्स्टिपेट किया है, उन्होंने कमिजरेट किया है। 4 अच्छे वर्ड्स हैं। आइए, कमेमोरेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब होता है किसी को याद करना, सेलिब्रेट करना। कैस्टिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। ठीक है, किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत हार्शली। कॉन्स्टिपेट, कॉन्स्टिपेशन आपने सुना होगा, पेट बंध जाना, पेट साफ ना होना, उसे कॉन्स्टिपेट कहते हैं। कमिजरेट का मतलब होता है किसी के साथ दुख व्यतीत करना, किसी के साथ उनका दुख बांटना, सो कमिजरेट कहते हैं। अब सोचो, हम कंटेक्स्ट क्या है? हम कोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोर्सेस का पेट बंध जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, कोई सेंस नहीं है। सॉरी, सी का कोई सेंस नहीं है। कोर्सेस को हम क्रिटिसाइज करेंगे कि जितने भी रोहित के कलीग हैं जोसेफ को छोड़ के, उन सब ने कोर्स को क्रिटिसाइज किया जो वो ऑफर करने वाले हैं, कोई सेंस नहीं। उन्होंने सिंपैथी दिखाई है कोर्सेस के साथ, कोर्सेस को क्या दुख हुआ कि सिंपैथी दिखाएंगे, तो डी नंबर भी आंसर नहीं है। आंसर एक ही होगा, उन्होंने कंसिडर किया है। अब ये डायरेक्ट वोकैब का सवाल था, वोकैब अच्छा है तो बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन ट्रांजिशन एट दोज मोमेंट। लिखा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ट्रांजिशन में है उन मोमेंट में। देखो, जहां पे आप दोज यूज करते हो या जहां पे आप दीज यूज करते हो, आप मुझे खुद बताना कि दोज या दीज बॉय होता है या बॉयज होता है। आप बोलोगे सर बॉयज होता है। इसका मतलब यह है कि दोज या दीज के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, राइट। अब जरा सवाल देखो, यहां लिखा है एट दोज मोमेंट। तो जब हम यहां पे दोज बोल रहे हैं तो फिर मोमेंट कैसे बोलेंगे? यहां तो मोमेंट्स होना चाहिए ना, मोमेंट्स होना चाहिए। आई एट दैट मोमेंट्स। अच्छा देखो, अब इसमें क्या करिस्तानी कर दी इसने, अगर हम दिस या दैट बोलेंगे तब तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आना चाहिए, और दीज या दोज बोलेंगे तो प्लूरल नाउन आना चाहिए। इसका मतलब यह है दैट मोमेंट्स तो नहीं हो सकता, एट द मोमेंट हो सकता है। एट अ मोमेंट्स, अ के साथ मोमेंट्स कैसे लगाओगे? गलत है। एट दीज मोमेंट, मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट्स होगा। तो आंसर कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द सिटी पार्क।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिटी पार्क कहां है? अब आ जाओ इसके सवाल पर। अच्छा, ये अंडरलाइन नहीं है क्या? ये अंडरलाइन पोर्शन था, ठीक है, ये अंडरलाइन पोर्शन था, गलती से रह गया, मार्क कर लेना इसको। लिखा कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द सिटी पार्क? शायद मैंने पहले पढ़ाया है। दो किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो सुनना ध्यान से। दो किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि वेयर आर यू गोइंग, ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, जिसमें मैंने एक सवाल पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। जैसे यहां पहले वर्ब था और बाद में सब्जेक्ट था। अगर मैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बोलूं तो मैं बोलूंगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का सवाल है। मुझे कैसे पता चलेगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है? क्योंकि होता क्या, देखो कि जैसे वेयर से स्टार्ट हुआ ना, तो वेयर देखते के साथ तुरंत दिमाग में आता है कि इंट्रोगेटिव सवाल है। जैसे यहां पे आपने वेयर देखा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा इंट्रोगेटिव सवाल है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। अच्छा, इनडायरेक्ट कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले इसमें दो क्लॉजेस होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो क्लॉज है। एक ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस में दो क्लॉज है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दो क्लॉजेस होंगे। दूसरा, जो भी इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का सवाल होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है, मतलब ये दूसरा वाला क्लॉज होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में। यहां सब्जेक्ट देखना पहले है और वर्ब इसका बाद में है। तो हमें सेंटेंस को देख के ये पहचानना पड़ता है कि सेंटेंस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अगर वो डायरेक्ट होगा तो केवल एक क्लॉज होगा उसमें, जबकि अगर वो इनडायरेक्ट होगा तो उसमें दो क्लॉजेस होंगे। सेकेंडली, जो इनडायरेक्ट जिसको रखना है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, मेन क्लॉज नहीं होगा। आ जाओ सवाल पे। लिखा है कैन यू प्लीज टेल मी। अच्छा, कैन क्या है? वर्ब है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। इसका मतलब डेफिनेटली यहां डायरेक्ट इंटरोगेटिव है, तो एक क्लॉज तो ये हो गया, कैन यू प्लीज टेल मी। दूसरा क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ, वेयर इज द सिटी पार्क। अच्छा, यहां पे ये डायरेक्ट का सवाल था, मेन क्लॉज था, इसका मतलब ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज था, इनडायरेक्ट क्लॉज था, सेकेंडरी क्लॉज था। इसका मतलब ये वाला जीवन में कभी डायरेक्ट हो सकता है क्या? नहीं, ये जब भी होगा तो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट होगा तो देखना यहां पे लिखा क्या था। यहां लिखा था वेयर इज द सिटी पार्क। तो इज क्या है? वर्ब है, माफ कीजिएगा, इज क्या है? वर्ब है, और द सिटी पार्क क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये हम कह तो रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट होना चाहिए, पर इसका स्ट्रक्चर हमने डायरेक्ट वाला लगा दिया है। तो बताओ गलत होगा या नहीं होगा? इसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब। आई ऑप्शन काटते हैं। लिखा कि वेयर द सिटी पार्क इज, फिर से तो वही बात होगी कि ये वाला सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा क्या? नहीं हो सकता। नहीं, हो सकता है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क तो होगा ही, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो डायरेक्ट का है। तो यहां पे क्या होगा? पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब हो सकता है आंसर। वेयर आर क्या है? वर्ब है, सिटीज पार्क क्या है? सब्जेक्ट है। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, ये तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा डायरेक्ट वाला। सिटी पार्क वेयर कोई सेंस है? कैन यू प्लीज टेल मी सिटी पार्क वेयर? नहीं। वेयर वॉज क्या है? वर्ब है, सिटी पार्क क्या है? सब्जेक्ट है। फिर से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ले लिया, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन मार्क आया है ये इस वाले पोर्शन के लिए आया है। आगे, दिस हिल इज अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट बिकॉज वन कैन एंजॉय सॉलिट्यूड। लिखा है कि ये जो हिल है ये एक अच्छी जगह है मेडिटेट करने को, क्योंकि यहां पे लोग सॉलिट्यूड एंजॉय कर सकते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि दिस हिल इज अ नाइस प्लेस। दिस हिल सब्जेक्ट था, इज लिंकिंग वर्ब था, नाइस प्लेस ऑब्जेक्ट था। लिखा है टू मेडिटेट, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? टू मेडिटेट, राइट। आज ऑप्शन पे लिखा है दिस हिल इज अ नाइस प्लेस टू बी मेडिटेशन। टू बी मेडिटेशन का मतलब पता है क्या हो जाएगा? कि ये हिल एक अच्छी जगह मेडिटेशन होने के लिए, मतलब ये हिल ही मेडिटेशन होने की कोशिश कर रहा है। सेंस नहीं है। दिस हिल इज एन एक्सीलेंट प्लेस टू मेडिटेट्स, टू के बाद तो V1 आता है, यहां तो V5 लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट हो सकता है, दिस हिल इज अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट हो सकता है। दिस हिल इज अ नेस्टी प्लेस, नेस्टी मतलब होता है बेकार, अनप्लेजेंट, कि ये बहुत ही अनप्लेजेंट जगह है मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि यहां पे कोई एंजॉय कर सकता है अकेलेपन को। यहां एंजॉय टर्म यूज किया गया, मतलब एक प्लेजेंट बात की गई है।
अगर प्रेजेंट बात की गई तो फिर नेस्टी क्यों यूज कर रहे हो, गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मीनाक्षी कॉल्ड आउट द नेबरहुड टू गेट सपोर्ट फॉर हर कैंपेन। आज ही के वीडियो में हमने पढ़ा है कि कॉल आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। यहां लिखा है कि मीनाक्षी ने अपने नेबरहुड को क्रिटिसाइज किया है ताकि वो उनको सपोर्ट करे कैंपेन में। भैया अगर किसी से कैंपेन में सपोर्ट लेना हो तो आप गालियां दोगे उसको, नहीं ना, इसका मतलब कॉल आउट तो नहीं हो सकता। अब क्या ऑप्शन है, कॉल बाय, कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल अराउंड, फ्रेजल वर्ब है, तो फिर से मैंने अलग से स्लाइड बना दिया है। कॉल आउट का मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, बताया मैंने। कॉल बाय का मतलब होता है किसी को ब्रीफली कुछ समय के लिए विजिट करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल होना। कॉल अराउंड का मतलब होता है लोगों को से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, जो उसके पहले वाले में सेंस था। तो जब आपको किसी से सपोर्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, उनसे मिलोगे जुलोगे। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से कॉल अराउंड। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 34 पे पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल। इससे पहले देखो, अभी मेरे एंड से मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरा फोकस इस बात पे है कि 2025 में जितनी ज्यादा हेल्प हो सके मैं उतनी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करूं। लेकिन अगर आपका अप्रिसिएशन मुझे किसी क्वांटिफिएबल टर्म में मिलता है तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो आप अपना अप्रिसिएशन कैसे दिखा सकते हो? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। आप देख रहे हो कि किस लेवल की डिटेलिंग हुई है वीडियो में, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा डिटेल में जाके आपको पढ़ा पाऊं। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक लाइक करना मत भूलना, ठीक है। उसके अलावा अगर चैनल पे नए आए हो, आज पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पुराने स्टूडेंट हो तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आप अगर अपने एंड से ये चीजें करोगे तो यकीन जानो आपके एक प्यारे से कमेंट से या आपका एक लाइक देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है काम करने का, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे और ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आते रहें, तो आपको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, जो कि है चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए आपसे और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी, बस सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, शेयर करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में जरूर बताना कि आज जो 35 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें से आपने कितने करेक्ट किए, ठीक है। इससे मुझे अंदाजा लगेगा कि चैनल में जो बच्चे आए हैं वो किस लेवल पे है, राइट। आओ 34, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ देम who were hiding at the back of a rock fired at the villager, ठीक है। एक रूल हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी सेंटेंस में वन ऑफ से शुरू करते हैं तो इसके बाद का नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। जिसका मतलब है जो भी आप नाउन या प्रोनाउन यूज करोगे वो प्लूरल होगा। यहां लिखा हुआ था वन ऑफ देम, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, देम प्लूरल होता है तो देखो सब में वन ऑफ देम लिखा हुआ है। इंसानों की बात करेंगे तो हु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इंसानों की बात कर रहे थे क्योंकि लिखा हुआ था जो पत्थर के पीछे जो छुपे हैं उन्होंने गांव वालों पे गोली चलाई, तो जानवर तो गोली चलाएंगे नहीं, इसका मतलब इंसानों की बात हो रही है, तो ये हु भी जस्टिफाइड है, ठीक है। लिखा हुआ यहां पे वर हाइडिंग्स, देखो वर एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद V4 आ सकता है, V4 हाइडिंग होना चाहिए, हाइडिंग्स नहीं। इसका मतलब जो लिखा है ये तो गलत है। एट द बैक ऑफ अ रॉक फायर्ड एट द विलेजर्स, जो लिखा है वो गलत है, इसलिए देखना आपको कहीं पे नो इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। आ जाओ, वन ऑफ देम हु वर हाइडिंग बिहाइंड अ रॉक, वन ऑफ देम हु वाज हाइड, क्या हो गया ये, क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ देम हु वाज हाइड, मैंने पहले भी बताया, फिर अगर ये सही है फिर तो ये भी सही कि आई एम टीच। आज की वीडियो में बताया कि ये नहीं हो सकता, यहां पे आईएनजी चाहिए, गलत हो जाएगा। वन ऑफ देम हु हाइडिंग, हाइडिंग V4 है, V3 और V4 इंग्लिश में कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। मैं नहीं बोल सकता आई टीचिंग, ये गलत हो जाएगा ना। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है सेंटेंस। वन ऑफ देम हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ रॉक। अब देखो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि वन ऑफ देम हु वॉज हाइडिंग होगा या वन ऑफ देम हु वर हाइडिंग होगा। अब मुझे कुछ रेफरेंसेस जब मैंने इसके उठाए तो मुझे कुछ जगह पे दिखा कि यहाँ वॉज हाइडिंग लिखा हुआ है, और शायद एसएससी ने भी आंसर वॉज हाइडिंग को ही किया था, पर यह गलत है। क्यों गलत है समझना, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। लिखा है कि वन ऑफ देम, देखो सेंटेंस है क्या, सेंटेंस है वन ऑफ देम फायर्ड एट द विलेजर्स, हमारा मेन सेंटेंस तो यही है। ये जो बीच में लिखा हुआ है कि हु वर हाइडिंग एट द बैक, ये तो रिलेटिव क्लॉज है, ये तो रिलेटिव क्लॉज है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस चीज को, अगर मैं रिलेटिव क्लॉज बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको रिलेटिव क्लॉज बोल रहा हूं तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। कौन से नाउन के लिए आ रहा है, हु किसके लिए आ रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं हु किसके लिए आ रहा है, देम के लिए आ रहा है। क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पत्थर के पीछे छिपे हुए थे, उनमें से एक ने गांव वालों पे गोली चलाई।
इसका मतलब ये हु किसके लिए आ रहा था, देम के लिए आ रहा था। देम क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो आगे जो वर्ब होगा वो भी तो इसके ही अनुसार होगा ना, तो यहाँ पे वर ही तो होना चाहिए था। यहाँ लिखा है वन ऑफ देम हु वर हाइडिंग, या वन ऑफ देम हु वाज हाइडिंग। अगर आप वाज करोगे तो पता है आप क्या कहना चाह रहे हो, कि ये वन के लिए आ रहा है, कि वन ऑफ देम हु वाज हाइडिंग, उनमें से एक जो पत्थर के पीछे छिपा था, जिसका सेंस नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग पत्थर के पीछे छिपे थे, उनमें से एक ने गोली चलाई, क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस अभी भी यही है कि वन ऑफ देम फायर्ड एट द विलेजर्स। इसका मतलब ये होगा कि आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, वन ऑफ देम हु वर हाइडिंग बिहाइंड अ रॉक। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। लिखा है द होटल्स वर हेवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। जो होटल्स हैं वो हेवी बुक्ड है बनारस में फेस्टिवल। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर है। दूसरा, आपने 35 में से कितने करेक्ट किए हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ में फिर से वही बात, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे ढंग के कंटेंट के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।